मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बियॉन्ड बाउंड्रीज़ के साथियों का। दरअसल ये इस किताब में पहली चर्चा है। मुझे रस्म व रिवाज से आमतौर पे परहेज रहता है, तो जब प्रकाशक ने कहा कि वो इसको रिलीज़ कर दें, मैंने कहा आपने पब्लिक को ख़रीदने के लिए बोल दिया, रिलीज़ हो गई, अब इसमें क्या तामझाम करना। और वो जो लाल फीता सा करके और चार लोग खड़े हो जाएं, मुझे कभी ये चीज़ जमी नहीं है। वैसे एक दिक्कत है मणिंद्र भाई, हम अपनी रस्म भी नहीं बना पाते हैं। रस्में बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रतीक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम अपनी रस्में भी उधार लेते हैं। शायद उसके चलते मुझे उस तरह की रस्मों से बहुत मैं जुड़ाव नहीं महसूस कर पाता। लेकिन शुक्रिया, ये इस किताब पे पहली चर्चा है वो आयोजित करने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ तमाम साथियों का जिन्होंने कहा, इस पे बोला, ख़ास तौर पे दो युवा साथी जिन्होंने किताब को पढ़ा, अपने विचार दिए, सत्यम तिवारी और मोंटी डागुर। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ध्यान से, मेहनत से आपने किताब को पढ़ा। मेहनत से बाकियों ने भी पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो ज़्यादा चिंता से पढ़ता है कि नहीं मेरे को बोलना है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई बात रह ना जाए इत्यादि। तो और ये एक अच्छी परंपरा शुरू की आपने कि ये समीक्षा और टिप्पणी करने का काम ये सफ़ेद बाल वाले लोग ही ना करें, या बिना बाल वाले लोग ना करें, ये काले बाल वाले लोग भी ये काम करें। ये अच्छी परंपरा है। सफ़ेद भी हों वो भी ना करें। आप में से कुछ बातें आपने कहीं जो मैं खुद साफ देख नहीं पा रहा था, तो शुक्रिया। हिलाल भाई ने कहा कि उसे जो मेरे पिछले जन्म का कुछ जो लेखन है उससे जोड़ते हुए पूर्व जन्म और इस जन्म को जोड़ा आपने। मैं खुद उतना साफ वो देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से वो चैप्टर बंद कर रखा है। पता नहीं मैं क्या करता था 10 साल पहले। लेकिन आपको उसमें जाहिर है एक ही व्यक्ति है तो कोई ना कोई तार तो होगा जोड़ते हुए। आपको वो दिखा, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मोहिंदर भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसे आइडिया ऑफ इंडिया की बहस से जोड़ा। मणिंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे लिए स्वधर्म आइडिया ऑफ इंडिया का ट्रांसलेशन नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया स्वधर्म का बहुत ही एक स्थूल ट्रांसलेशन है। दरअसल वो सुनील खिलनानी की पुस्तक, क्योंकि सुनील मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उन चंद लोगों में से था जिन्होंने इस पूरी पुस्तक को प्रकाशन से पहले पढ़ा था, जिसके एक एक पंक्ति पे टिप्पणी दी थी मैंने आइडिया ऑफ इंडिया किताब पे। और वो मुझे याद है उस वक्त भी मैंने जो टिप्पणी की थी वो ये थी कि ये पूरी किताब पढ़ के मुझे ये नहीं समझ आया कि आइडिया ऑफ इंडिया है क्या। और सुनील इतना सुंदर लिखते हैं और इतना पावरफुल, इतना इंसाइटफुल लिखते हैं कि नहीं, उसमें बहुत इंसाइट्स हैं पॉलिटिक्स पे। लेकिन ये जो सिंपल सवाल है कि अच्छा तो आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है उस किताब में। और वहाँ से भी मेरी चिंता थी कि नहीं, ये एक सवाल है जिसका उत्तर होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ इंडिया एक बहुत ही क्रूड सा ट्रांसलेशन है स्वधर्म का, जिसे मैं काफ़ी समय से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मणिंद्र भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस बात को कहा जिसे कहना चाहिए, और हम कहने से भी डरते हैं उस बात को। ये किताब मैं अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकता था, क्योंकि अंग्रेज़ी में जैसे ही लिखता फिर वो सर पे सुदीप्त कविराज भी रहते, राजीव भार्गव भी रहते, कहीं शेल्डन पोलॉक का डर लगता तो कहीं रोमिला थापर से डर लगता, कहीं ए.के. रामानुजन आ जाते, तो ये सब, और फिर किसका फुटनोट दिया और किसकी रेफरेंस ठीक ढंग से दी कि नहीं दी, और सोचते सोचते जो आप कहना चाहते हैं वो कहीं और चला जाता है। और ये किताब लिखने की प्रक्रिया में मैं था, तो ये जो पहला लेख, और मुझे शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस पहले लेख पे ध्यान दिया ज़्यादातर साथियों ने, क्योंकि वो इसमें एक स्थापना उसमें वही है, पहला लेख और अंतिम लेख, उन दो में कुछ एक स्थापना की कोशिश है। तो जब मैं वो लेख लिख रहा था तो हिलाल भाई ने मुझे कहा कि आप सब कुछ भूल जाइए ना, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो मैंने उस बात को गांठ बांध लिया कि जो कहना है वो कह देना चाहिए, फुटनोट बाद में होते रहेंगे, मेरे से गलत हो जाएंगे, कोई मुझसे बेहतर फुटनोट बना देगा। इसकी बजाय अपनी बात कह दी जाए। और सच ये है
कि अंग्रेज़ी का ऐसा बोझ और आतंक रहता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं कह नहीं सकते, कह नहीं पाते, कम से कम मेरे जैसे लोग नहीं कह पाते। नहीं, देखो मेरे जैसे लोगों की तो दिक्कत ये भी है कि अंग्रेज़ी में हाथ तंग है थोड़ा, तो ये भी लगता है कि वो बात अंग्रेज़ी में नहीं कह सकता मैं जो कहना चाहता हूँ। तो वो कई लोगों के साथ ये सीमा नहीं है, उनकी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छी है। कई हिंदुस्तानी इस वक्त नहीं, कई हिंदुस्तानी आजकल अंग्रेज़ों से बेहतर अंग्रेज़ी लिख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बोझ रहता है। और जब मैं हिंदी कह रहा हूँ इसका अर्थ आप हिंदी से न लें, इसका मतलब पंजाबी हो सकता है, इसका मतलब तेलुगु हो सकता है, तमिल हो सकता है, वो सब बराबर हैं। मतलब जिस भाषा में हमने दुनिया को महसूस किया, जिस भाषा में हमने जिया, उस भाषा में हम लिखते नहीं हैं। और जैसे ही हम आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में एक स्प्लिट हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। मुनीरका में जाके हम एक दूसरी सिर्फ भाषा नहीं बोलते, एक दूसरे कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स में आ जाते हैं, और जेएनयू में घुसते ही हमारा कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स बदल जाता है। वो दिक्कत है। ये मुनीरका और जेएनयू की दूरी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत बड़ी दूरी है। कुछ हो सकता है 100 साल की दूरी हो सकता है बहुत 5000 किलोमीटर की दूरी हो इन दोनों के बीच। वो दूरी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो आपने उसकी तरफ इशारा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो कुछ सवाल हैं उसका उत्तर मैं आज नहीं दे पाऊँगा, उस सवालों को मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ और बाद में कोशिश करके जवाब दूंगा। जो एक दो बात सत्यम भाई ने पूछा कि ये जो बाहरी समर्थन वाली बात थी उससे वो सहमत नहीं थे, मैं समझना चाहूँगा। वो उसका संदर्भ ये है कि जब भारत में ये जो हुआ था, क्या उन महिला का नाम है, उन्होंने कुछ बहुत ऊटपटांग हरकत, ये नुपुर शर्मा जी ने कुछ एक बहुत ऊटपटांग चीज़ कही थी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, तो उसके बारे में तमाम वेस्ट एशिया के देशों के बड़े बड़े बयान आ गए थे, और हमारे कई सेकुलर मित्र उससे बहुत खुश हो गए थे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। मैंने कहा इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से बच के रहिए। जैसे कल परसों किसी का आ गया कि अमेरिका की किसी संस्था ने भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। भैया इनकी चिंता से बच के रहिए। ये इन लोगों ने पूरी दुनिया में जो किया है, उसके बाद ये मुझे बताएं कि आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहे हो। भैया आप अपने लैटिनों के साथ ठीक कर लीजिए, आप मैक्सिको वाला मामला ठीक कर लीजिए, आप अपने ब्लैक्स के साथ ठीक कर लीजिए, मुझे मत बताइए। तो इनसे तो दूर रहना चाहिए, मेरी अपनी धारणा रही। तो मैंने उस पर लिखा था, जिससे अपूर्वानंद जी बहुत असहमत हुए, तो हमारे 2-3 लेख उस प्रश्न पे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि असहमति है क्या। जो चाबी ढूंढने वाला मामला है वो मुहावरा सिर्फ इसलिए है कि राजनीति में कई बार आपको जहां आप ये नहीं कह सकते कि वो आदर्श अवस्था में वो चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, जो है आज वहाँ से आपको शुरुआत करनी है, और वही केवल उस मुहावरे का अर्थ है। दूसरा, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल का कहा। मुझे लगता है कि हम सब सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग इस सवाल पे सोचने से बचते हैं, और इसके चलते ये सवाल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के कुछ लोगों की जेब में आ जाता है, जो उसके नाम पर बिल्कुल एक बहुत ही एक नैरो सी सोच को पेलते रहते हैं दिन रात। लेकिन उसका कारण ये है कि हम लोग इस सवाल पे सोचते नहीं हैं। हमने एक बड़ा विचित्र सा डिवीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल लेबर बना रखा है, और वो ये है कि पैसा कमाना न्यू लिबरल्स का काम है, वो पैसा खर्च कैसे किया जाए ये बताना मेरा काम है। ये तो नहीं चल सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वालों का काम है, और उस राष्ट्र के भीतर ह्यूमन राइट्स कैसे बचाए जाएंगे ये मेरा काम है। इतना कन्वीनियंट डिवीजन ऑफ लेबर हम नहीं कर सकते, हमें दोनों चीज़ों पे चिंता करनी होगी। यही बात मैंने उसमें कही है। खैर, तो और जो 2 गहरे सवाल मणिंद्र भाई ने और हिलाल भाई ने पूछे हैं, उनका मैं थोड़ा और सोचूंगा। जो मेथड का सवाल आपने पूछा है उसके बारे में, और जो मणिंद्र जी ने जो कहा सर्वधर्म समभाव से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, मैं सहमत हूँ। मैं समभाव शब्द को इसी अर्थ में समझता हूँ। समभाव का मतलब केवल आदर नहीं है, समभाव, और सम का मतलब उनकी आलोचना भी है,
तो जो राजीव भार्गव कहते हैं, मुझे हमेशा राजीव भार्गव ने हालांकि इस फ्रेज़ को खारिज कर दिया है, सर्वधर्म समभाव को, मुझे अभी भी लगता है कि ये फ्रेज़ कहीं ज़्यादा गहरा है, प्रिंसिपल डिस्टेंस की पूरी भावना को, और उससे भी आगे बढ़ के है इस फ्रेज़ में कुछ, तो वो इस पर हम बात कर सकते हैं। जो आपने कहा व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक, वो बिल्कुल सही बात है और मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। आप सबकी उदारता है कि आपने इस किताब का बहुत खुले मन से स्वागत किया है और इसके जो सही पक्ष हैं उसे उजागर किया है, और पहली समीक्षा में ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं आपकी उदारता के प्रति कृतज्ञ हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस किताब का आलोचक होना चाहूँगा। कि मैं अगर मणिंद्र भाई की बात को एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक अधूरेपन का दस्तावेज है। सच यही है। ये किताब बेसिकली क्या कह रही है, बाकी सब विस्तार की बात है। आज देश में जो हो रहा है उसके बारे में चिंता है, एंग्जाइटी, चिंता ही है। और इस देश पे जो लादा जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं। हम में से काफ़ी लोग शायद खड़े होंगे, मैं भी खड़ा हूँ। तो एक तरफ तो चिंता ये है कि इस देश पे किस तरह का हमला हो रहा है। दूसरी चिंता ये है कि जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ इस हमले का मुकाबला करने, उनसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो हमारा पूरा सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव खेमा है, इसके विचारों से दरअसल मैं इसकी पॉलिटिकल पोजीशन से मैं सहमत हूँ कि आज इस देश को बीजेपी और आरएसएस के इस हमले से बचाना है। आज सबसे बड़ा धर्म ये है, इससे मैं 100% सहमत हूँ, इसलिए उस लड़ाई में उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन उसकी जो बुनियादी स्थापनाएं हैं उनसे दरअसल मैं असहमत हूँ, और जितना सोचता हूँ उनसे और असहमत होते जाता हूँ। तो अगर ये किताब आपको इस चिंता के लिए आमंत्रित करती है कि इस देश के जो एक बिल्कुल मूल कुछ चीज़ें हैं, बुनियाद है, उस पे हमला हो रहा है, और हमले का मुकाबला करने वाले जिन औज़ारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो औज़ार खर्च हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जंग लगे हुए औज़ार हैं, इस इलाके के लिए नहीं कहीं और के लिए बने हुए औज़ार हैं। अगर इतने से आप सहमत हो जाएं तो इस किताब का काम पूरा हो गया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ के पूछें कि अच्छा ये तो चीज़ें आपको स्वीकार नहीं हैं, अगर आप इतना कर लें कि ठीक है ये खतरा है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए हमें इस तरफ नहीं इस तरफ मुड़ना चाहिए, इतने भर अगर आपको ये किताब कन्विंस कर पाए तो मैं इस किताब की सफलता मानूंगा। उसके बाद आप में से कई साथी पूछेंगे इस तरफ मोड़ तो दिया लेकिन इसका नक्शा तो बताओ। वो नक्शा ये किताब नहीं देती, और इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई समय की कमी थी, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई लिखने में जल्दबाजी हो गई, इसलिए कि वो विचार हैं नहीं अभी। और वही वो इशारा है कि एक नए वक्त के नए विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और हो सकता है और मेरी उम्मीद है कि आप सब उसे मुझसे बेहतर बनाएंगे। और ये किताब सिर्फ एक कोशिश है कहने की, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहूँ तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी वैसे मत किया करो जैसे आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। ये पॉलिटिकल थ्योरी कहीं और शुरू होगी, और इस पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कुछ वक्त के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लेक्चर भी दिया था 2-3 महीना पहले, तब भी मैंने कहा था कुछ वक्त के लिए ग्रामशी को भूल जाइए, फुको को भूल जाइए, रॉल्स को साइड पे कर दीजिए। ये सब लोगों ने अच्छा ही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा, मगर ग्रामशी की चिंता ये नहीं थी कि आप अपनी पॉलिटिकल साइंस की किताब में क्या पढ़ेंगे। उसकी चिंता ये थी कि इटली में उस वक्त कुछ हो रहा था जिसके बारे में वो परेशान था, जेल में बंद था, और कहना चाहता था अपने कम्युनिस्ट मित्रों से कि कॉमरेड ये जो तुम कर रहे हो बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, ऐसे मत करो। बेसिकली ग्रामशी ये कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि ये जो रूलिंग क्लास है इसका वास्तव में कोई जनाधार नहीं, जैसे हमारे सब लोग मानते हैं मोदी तो बेवकूफ़ है, उसको मानने वाला कौन है, सब झूठ है, ईवीएम के सारे सत्ता में है। ग्रामशी कह रहा है यार ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, ज़रा ध्यान से देखो, सचमुच इनका जनता से संबंध है, लोगों के दिमाग पे इनका कब्जा है, उसको उखाड़ने की कोशिश करो, है ना। ग्रामशी ये कह रहा है, बाकी सब उसकी लंबी लंबी कोटेशन हम निकाल सकते हैं, मोटे तौर पे ये कह रहे हैं ना वो। मैं चाहता हूँ कि आप वो काम करें, ग्रामशी की कोटेशंस मत दीजिए,
आप भी अपने आप को जेल में बंद कर लीजिए, मौका मिलेगा तो भगवान ने चाहा तो आपको भी अवसर मिलेगा। तो आप नहीं, अवसर ना मिले किसी कारण से, भगवान इतना आपके प्रति कृपालु ना हो, तो आप अपने आप को हॉस्टल के कमरे में बंद कर लीजिए। आप ग्रामशी वगैरह को थोड़ा दिन के लिए भूल जाइए। आप एक देश में जी रहे हैं, उस देश में बहुत बड़ा संकट है, पूरी बुनियाद हिल रही है हमारे देश की, और देश की नहीं अब तो दुनिया की हिल रही है। ज़रा अपने आप से पूछिए कि तुमने ज़िंदगी में जितनी किताबें पढ़ी हैं उसने तुम्हें क्या सिखाया, और थोड़े देर के बाद किताबों को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। ये समस्या है। आप यूँ समझिए, आप जहाँ से भी आते हैं, आप झांसी से आते हैं, भागलपुर से आते हैं, आप झुंझुनू से आते हैं, आप केरला से आते हैं, वहाँ कोई जाके आप घर में वापस गए, कोई आपसे पूछ रहा है बेटा जेएनयू में पढ़ के आए हो, अच्छा बताओ तो ये हो रहा है, क्या करना चाहिए? उसको आप ग्रामशी नहीं सुना सकते, उसको आपको कहना पड़ेगा ये जो हो रहा है क्या करना चाहिए। तो वो भले ही आपसे ना पूछे, आप अपने आप से पूछिए कि किसी ने मेरे को भेजा है। मैं आज भी एक खेल करता हूँ मणिंद्र भाई, मैं कहता हूँ गंगानगर के खालसा स्कूल के उन लोगों ने, जिनमें से आधे लोग खेती कर रहे हैं, कोई सब्जी की दुकान चला रहा है, उन्होंने मेरे को भेजा था जेएनयू। उन्होंने कहा था कि अच्छा हम तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तुम ज़रा बोल सकते हो, ज़रा वहाँ जाओ तो कुछ ज़रा सीख के आओ और हमें बताओ क्या होना चाहिए। मेरे गांव के लोग मेरे से शायद पूछते हैं, अरे तुम बड़े विद्वान आदमी बने हो, सुनता है, तो क्या सीख के आए, क्या करना चाहिए? और मुझे हमेशा लगता था कि उनके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो जो उस वक्त जो लगता है कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, वो महसूस कीजिए। जब तक ये महसूस नहीं करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तब तक आप सचमुच कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इस किताब की तारीफ़ आपने की, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कमियां मैं गिना देता हूँ। ये किताब आपको उस दुनिया का नक्शा नहीं बताती जिस तरफ हमें जाना चाहिए। ये किताब आपको उसके लिए मेथड नहीं देती। मेथड आप बना लीजिए, पॉलिटिकल साइंस आप करते हैं, मैं तो नहीं करता, उसका मेथड बना लीजिएगा। लेकिन देखिए, दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति मेथड बनाने के लिए नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। जैसे कभी भी कोई हलवाई छानने की विधि का आविष्कार नहीं करता। वो रसगुल्ले बनाता है, वो लवंग लतिका बनाता है, वो ये सब बनाता है, और उस प्रक्रिया में कोई एक नया औजार निकल आता है। जो हलवाई सिर्फ औजार बनाने के लिए औजार बनाता है, उसकी मिठाई आप कभी ना खाइएगा। तो आप मिठाई बनाइए, औजार अपने आप बनते जाएंगे, है ना। वो काम हम कैसे करें, मैं उसकी एक कमज़ोरी महसूस करता हूँ। दरअसल ये बात जो इस किताब के पहले 50 पन्ने में कही गई है, वो दरअसल 500 पन्ने में कही जानी चाहिए, और उससे बहुत सवाल पूछे जाने चाहिए जिन सवालों का अभी मेरे पास जवाब नहीं है। कभी कर पाया तो इस बात को 400-500 पन्नों में लिखूँगा, अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, उतनी समझ नहीं है। और मैं ना लिख पाऊँ तो कोई बात नहीं, आप लिख देना ना। इस पे ज़रा सोचें कि हम इन सवालों से कैसे दो चार होंगे। चलते चलते एक इनविटेशन और दे दूं। इसके एक छोटे से टुकड़े पे कल मैं बोल रहा हूँ। कल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक व्याख्यान है इस पे, जो है एक वैचारिक संगम की खोज, और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 20वीं सदी की दो धाराएं हैं, जिन दोनों धाराओं का 21वीं सदी में संगम करने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगा वो संगम इत्यादि। तो वो एक टुकड़ा है जिस पे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये किताब सिर्फ एक आमंत्रण है हमें सोचने के लिए। इसलिए एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो कि एक उम्मीद करता हूँ सहज सरल भाषा है। बीच बीच में अनुवाद दो चार हो गए जो काफ़ी क्लिष्ट हैं, लेकिन जहाँ अनुवाद मैंने किए हैं या ठीक किए हैं तो मैं सादी भाषा में लिखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि, और सादी भाषा केवल इसलिए नहीं कि कम्युनिकेट हो जाए, बल्कि इसलिए कि जितना सादी भाषा में हम सोचेंगे उतना स्पष्ट सोचेंगे। ये जो हम अपने आप को अलाउ कर देते हैं जार्गन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो हमें सोचने का शॉर्टकट दे देती है ना। तो अगर हम वो न करें,
अपने तरीके से सिंपल भाषा में लिखें तो शायद हम बेहतर सोच पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। सवाल। उर्मी, आप ठीक कह रहे हैं उर्वी कि हर एज में ये कहा जाता है हमारी एज में इतना बड़ा क्राइसिस है ना। और जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैं तो ये क्राइसिस शब्द तो मैं हमेशा सुनता रहा हूँ। 70 में भी क्राइसिस था, 80 में भी क्राइसिस था, 90 में भी, 1000 सब कुछ है। और एक मायने में इस बात से हर समाज कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा भी ग्रहण करता है, ये सोचने में कि जो हमारे साथ हो रहा है बहुत यूनिक है। और आमतौर पे गलतफहमी होती है, हर जनरेशन सोचती है हमारे साथ जो हो रहा है बहुत यूनिक है। यूनिक भले ही ना हो, वो डिस्टिंक्टिव होता है ना। तो उसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी को समझना ज़रूरी है। तो यूनिकनेस की गलतफहमी अगर हमें स्पेसिफिसिटी समझने के लिए प्रोत्साहित करती है तो ये गलतफहमी एक अच्छी गलतफहमी है। ये कहने के बाद मैं कहूँगा कि आज जो भारतीय समाज में भारतीय राजनीति में पिछले 10 साल से हो रहा है वो एक अर्थ में वाकई यूनिक है कि पिछले 70 साल में भारत गणराज्य पे इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी हुई, लोकतंत्र पे हमला था, लेकिन वो हमारे जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता है रफली, उस पे हमला नहीं था। वो हमारे गणराज्य की बाकी बुनियाद पे हमला नहीं था। ये पहली बार है कि हमारे गणराज्य की जो चारों बुनियाद मैं बताता हूँ, 4 सूत्र जो कहता हूँ स्वधर्म के, चारों पर हमला है, एक साथ हमला है और संविधान से बनी हुई सत्ता के शीर्ष से हमला है। ये हमला बिल्कुल उखाड़ सकता है इस देश को। इस मायने में वाकई यूनिक है, अलग है, खतरनाक है। लेकिन जो शायद किसी और साथी ने भी इशारा किया था, जो वक्त होता है चुनौती का, वो वक्त साथ में बहुत बड़ा अवसर भी होता है। आप देखिए दुनिया के जितने बड़े, जिनको हम पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं, वो सब उसी वक्त पैदा हुए जब उनके समाज में बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो पॉलिटिकल क्राइसिस वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिल्कुल सही वक्त है आपके लिए। मतलब जैसा सट्टा बाज़ार के लोग कहते हैं कि अच्छा तेल का दाम गिर रहा है तो मतलब कुछ पैसा कमाने का मौका आ गया है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। स्थिति जितनी ख़राब होती है पॉलिटिकल थ्योरी उतनी अच्छी हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा संकट हमें आमंत्रित करता है ये सोचने के लिए कि जो कुछ मैंने सीखा था कहीं कुछ गलत तो नहीं था। वहीं से सोच शुरू होती है। तो ये शायद स्पेसिफिक है। जो प्रीति की बात है मेथोडोलॉजी के लिए, प्रीति, मैं मेथोडोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर्स पढ़ाने से की थी और फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस पढ़ाने से की थी, और ये टॉमस कुहन, फेराबेंड वगैरह को मैं काफ़ी क्लासेस में पढ़ाता रहा हूँ। वो सब करने के बाद और कई सालों तक वो रिसर्च करने के बाद जो मेथोडोलॉजी बाउंड थी, मेरा एक ज़रूर मानना है, मेथड तो दुनिया में हर चीज़ का होना चाहिए। सब्जी बनाते वक्त भी एक मेथड होता है, बिना मेथड के सब्जी भी नहीं बनती, फुल्का भी नहीं बनता, अचार भी नहीं बनता, कुछ भी चीज़ नहीं बनती। ये मैं जानबूझ के सब मिठाई अचार के उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं जो बहुत सुपीरियर किस्म की हैं, और जो रसोई में एक्टिविटी होती है वो कुछ लोअर किस्म की होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। सब्जी बनाने वाला भी एक खास मेथड, और कुछ सब्जी बनाने वाले मेथड से काम करते हैं, कुछ बहुत ही बेतरतीब तरीके से करते हैं, है ना। तो मेथड तो दुनिया में हर चीज़ में चाहिए। जो हमारी दिक्कत है, और हिंदुस्तान की सोशल साइंस की तो बहुत भयानक दिक्कत है, जिसका अंग्रेजी के अंदर मुहावरा है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मेथड आगे आ जाता है, करना क्या है ये पीछे आता है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल वाहियात चीज़ है। मैं जानबूझ के बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेथड पहले, और इस मेथड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए वो बाद में। ये कभी कोई काम की रिसर्च पैदा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल दोयम दर्जे की
थर्ड रेट रेपुटेशन पैदा कर सकता है, उससे फालतू कुछ नहीं बना सकता। दुनिया में जो भी मेथड बने हैं, मेथड बदले हैं, मेथड का परिष्कार हुआ है, वो तभी हुआ है जब किसी के मन में कोई रियल इशू था। उसको समझने के लिए उसने कहा कि नहीं, ये जो मेथड है ठीक नहीं है। जब किसी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपनी आँख से जो देख रहा हूँ इस देश के हालात, ये जीडीपी से कैप्चर नहीं होते हैं, मुझे कुछ और चीज़ चाहिए, ये जो है गलत है। वो जो उसकी छटपटाहट है वो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देती है, एक अलग मेथड डेवलप करती है, वो छटपटाहट से निकलता है। वो आँख से कुछ देख रहा है, उसका मेथड जो बता रहा है उसे लगता है कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो सच नहीं है। फिर वहाँ से शुरू होती है। तो मेथड ज़रूरी है, मगर ये कि मेथड पहले आए और उसके बाद हम सोचें कि करना क्या है, ऐसा न कीजिए। इससे रिसर्च नहीं होगा। मतलब डिग्री बहुत अच्छी मिल जाएगी, प्रोफेसर का रिकमेंडेशन भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं बनेगा इससे। जो अभिषेक का सवाल है, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर सवाल है, हमें इन सवालों से दो चार होना चाहिए। हम JNU जैसी जगह आके या बाकी ऐसी जगह जहाँ बहुत अंग्रेज़ी में बात होती है, हम अपने जिस भी समाज से आते हैं उसके बारे में एक शर्मिंदगी का भाव पाल लेते हैं कि यहाँ तो बहुत ऊंची बातें हो रही हैं, मैं पता नहीं किस शिकोहाबाद से आया हूँ जहाँ पता नहीं लोग तो बहुत ही एक घटिया तरह का जीवन जीते हैं, उनके मन में तो पता नहीं कैसे बुरे ख्याल आते हैं। ये और कोई कर ले तो कर ले, सोशल साइंटिस्ट को तो ये कतई नहीं करना चाहिए। देखिए, यूरोप की सोशल साइंस कहाँ से पैदा हुई है? यूरोप की सोशल साइंस का मैं एक्चुअली मुरीद हूँ। मॉडर्न सोशल थ्योरी पूरी दुनिया के इतिहास में एक विलक्षण उपलब्धि है जो यूरोप की सोशल थ्योरी है। मगर वो क्यों विलक्षण है? वो इसलिए विलक्षण नहीं है कि वो किसी अमेरिका की नकल कर रहा था। वो इसलिए विलक्षण है कि ये लोग अपने समाज में घूम रहे थे, साधारण लोगों को देख रहे थे। वो एडम स्मिथ जो किताब लिखता है उसमें बहुत सुंदर लेख है, प्रताप मेहता का 10 दिन पहले। एडम स्मिथ की किताब किसी कैपिटलिज्म की फ़िलॉसफी देने से पैदा नहीं हो रही है, वो इस चिंता से है कि उस समाज में क्या हो रहा है, वो देख रहा है और उसे लगता है कि ये जिस शब्दों में बयान हो रही है शब्द नाकाफ़ी है ना। तो हमारी सोशल साइंस की शुरुआत इस चीज़ से होगी जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो कहेंगे ये मुसलमान तो ऐसे ही हैं, ये मुल्ले तो ये कर देंगे। आपको उसे सहमत नहीं होना है, उसे समझना है ये कौन व्यक्ति है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या इसके मन में चिंता है और जीवन में क्या कुछ सोचता है। वहाँ से हमारी सोशल साइंस पैदा होगी। ये जो सोशल साइंस उसके प्रति पीठ मोड़ लेती है और कहती है रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव, ये सब शब्द उसके ऊपर चिपका देती है, ये सोशल साइंस नहीं है। आपका प्रश्न है क्या भारतीय समाज कम्युनल है? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया के हर समाज में हमेशा अपने से अलग दिखने वाले लोगों के प्रति एक पूर्वाग्रह रहता है। दुनिया का कोई समाज नहीं है जहाँ ऐसा ना होता हो। आज ये हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। मैं जानता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में पार्टीशन के बाद बहुत पंजाबी लोग आए थे। अगर मैं वो बातें बताऊँ जो मैं बचपन में सुना करता था पंजाबी लोगों के बारे में हमारे अपने लोगों की तरफ से, तो मतलब उसे यहाँ छाप नहीं सकता मैं उस बात को। अब वो बात ख़त्म हो गई, अब सब हिंदू बन गए हैं, है ना। ये हर समाज में अपने से अलग दिखने वाले, अपने से अलग बोलने वाले, अपने से अलग तरह के लोगों के बारे में पूर्वाग्रह एक बहुत सामान्य चीज़ है दुनिया के हर समाज में। वो पूर्वाग्रह खून खराबे की शक्ल नहीं लेता। आमतौर पे वो पूर्वाग्रह एक माइल्ड से पूर्वाग्रह की तरह रह जाता है, दोस्तों के बीच में चुटकुलों की शक्ल ले लेता है। जैसे मैं जिस शहर में बड़ा हुआ था वहाँ ज़्यादातर लोग सिख थे, ज़्यादातर नहीं, मेरे इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर लोग सिख थे और वहाँ हिंदू थे, बागड़ी बोलने वाले थे, पंजाबी बोलने वाले थे। और वहाँ ये एक दूसरे के प्रति जो गहरे पूर्वाग्रह थे उसका आदान प्रदान चुटकुलों की मार्फत हुआ करता था। कभी कोई हिंसा नहीं हुई, केवल चुटकुलों का आदान प्रदान हुआ। तो वो समाज इस तरह से भी हैंडल करता है इन चीज़ों को एक दूसरे के बारे में। तो प्रेजुडिस होना बहुत नॉर्मल है।
वो प्रेजुडिस घृणा की शक्ल ले ये जरूरी नहीं है, और वो घृणा हिंसा की शक्ल ले ये तो कतई जरूरी नहीं है। तो क्या भारतीय समाज में प्रेजुडिस हैं? बिल्कुल है। हिंदुओं के बारे में है, जातियों के बारे में है, एक जाति के लोगों का उसी जाति के बारे में है, हर जगह की प्रेजुडिस है, मर्द के औरत के बारे में है। मगर ये जो और हिंदू और मुसलमान के एक दूसरे के बारे में गहरे प्रेजुडिस है, ये सामान्य नहीं है। ये कोई कहे कि केवल बीजेपी के आने से हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। हम सब ने बचपन में सुने होंगे क्या क्या बातें। गहरे प्रेजुडिस है जो हिंदू और सिख के नहीं है, इतने गहरे प्रेजुडिस हैं। उसको समझना, उसे एड्रेस करना है ना, और दोनों तरफ से समझना है। मुसलमान के मन में भी उतना ही पूर्वाग्रह हिंदुओं के बारे में। वो आज इतना आक्रामक होकर कह नहीं सकता उन बातों को, तो वो अपने चुपचाप घर में बैठा हुआ अपने प्रेजुडिस को पाल रहा है। लेकिन इनका हम पर इसे समझेंगे नहीं तो हम जवाब कैसे देंगे? और ये कहना कि इंडियन सोसाइटी एक कम्युनल सोसाइटी है, जैसे कि यूरोप वाले लोग इससे मुक्त हैं। अरे देखिए ट्रंप क्या भाषा बोलता है, इससे लीचड़ भाषा हो सकती है कोई दुनिया में, है ना? आप बताइए। और ऐसे हिंदुस्तानी गोरों से मारे रहते हैं कि पता नहीं वहाँ तो पूरा सभ्यता है, वहाँ तो पूरी संस्कार है, वहाँ नैतिकता है, वहाँ लिबरलिज्म है। उनके सारे लिबरलिज्म का कच्चा चिट्ठा पिछले 3 महीनों में खुल गया है। जब से गाजा हुआ है, मैं समझता हूँ यूरोप के सारे मॉरल क्लेम्स का पर्दा गिर चुका है। जिस भाषा में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोलता है, जिस भाषा में फ्रांस का प्रधानमंत्री बोलता है, तो स्पेन वाले ने इज्जत बचा के रखी हुई है थोड़ी सी। बाकी तो ये पूरी पश्चिमी सभ्यता को नंगा कर दिया इन लोगों ने। और इनके 300 साल की एनलाइटनमेंट, लिबरलिज्म वगैरह कितना झूठा था, आप सिर्फ एक गज़ा में देख सकते हो। ईरान में क्या बोल रहे हैं, क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो ये हिंदुस्तानियों की ये जो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई अंग्रेज़ सुंदर भी हैं, लिबरल भी हैं, शालीन भी हैं, सिविलाइज्ड भी हैं, इससे मुक्त होकर ज़रा सोचिए, है ना? बिल्कुल हमारे समाज में खूब कूड़ा है, कहाँ नहीं होता कूड़ा। कूड़े की सफाई हर एक को करनी होगी, हमें भी करनी होगी। जो आदित्य का सवाल है बीजेपी आरएसएस से, आपने उसे पार्टियों के ढांचे की तरह उस बात को समझा। मैं थोड़ा सा अलग बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि देखिए, दिक्कत ज़िंदगी में कई बार होती है कि जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे असहमत हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं और उनके साथ ही मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं असहमत हूँ उनसे। और हमारी जो एक दिक्कत है, हमारे समाज की भी दिक्कत है, हमारे यहाँ दोस्त एक दूसरे से असहमत नहीं होते। जिस दिन असहमत होते हैं उस दिन दोस्ती टूट जाती है उनकी। और मैं समझता हूँ ये कोई भी एक इंटेलेक्चुअल कल्चर डेवलप करने का तरीका नहीं है ना? मणिंद्र मेरी किताब के में क्या खामियां हैं उसके बारे में 10 पेज का लेख लिखें और उससे मैं सीखूं, ये एक इंटेलेक्चुअल कल्चर को डेवलप करेगा। जो सुनील का सवाल है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। सुनील का सवाल जिन्होंने बहुत स्नेह से पूछा, लेकिन ज़रा कड़क होके अगर पूछते तो वो ये कह सकते थे कि आपकी भाषा में और आरएसएस की भाषा में क्या फ़र्क है? आप तो मुझे वही आरएसएस की भाषा सिखा रहे हो, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, प्रेम, इतिहास। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मैं समझता हूँ इस पे बहस होनी चाहिए। ये जिस भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा आपने सवाल पूछा है। भाषा का जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ ये अनायास नहीं है, अचानक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो आमतौर पे स्वधर्म पुस्तक के टाइटल पे लिखा होगा तो आधे लोग तो मान लेंगे राइटिस्ट है तो, है ना? क्योंकि हमने कुछ भाषा को अब उनके हाथ में पकड़ा दिया है ना? लेकिन उस पे सवाल ये बनता है कि क्या ये शब्द अपने आप में हमें उसी दिशा में तो नहीं ले जाते? मेरे ख्याल से नहीं। कुछ शब्दों के बारे में लड़ाई करनी चाहिए, कुछ शब्दों को खोना नहीं चाहिए। धर्म उनमें से एक है डेफिनेटली। और ये धर्म शब्द केवल जिसे आज हम हिंदू कहते हैं उसके लिए नहीं। मैंने इस पे रिसर्च किया जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता था कि अर्ली इस्लाम ने धर्म शब्द को कैसे समझा हिंदुस्तान में। दारा शिको ने धर्म शब्द का क्या ट्रांसलेशन किया। अर्ली क्रिश्चियनिटी, हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी यूरोप से पहले आ गई थी भाई।
हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने धम्मण शब्द को कैसे इस्तेमाल किया। ये धर्म शब्द जो है ये तथाकथित हिंदू धर्म का शब्द नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ में से निकला शब्द है, जिस पे आज कब्जा करके और उसको ये बनाया जा रहा है। और जो आपके सवाल से भी रिलेट करता है, जो अभिषेक ने पूछा था, वो ये कि आज जो धर्म की व्याख्या हो रही है वो यही है, हिंदू धर्म, मेरा धर्म तुमसे बेहतर, और ये सारी जो व्याख्या हो रही है, इसका दो तरह का उत्तर हो सकता है। एक उत्तर ये हो सकता है, अरे भाई धर्म का मतलब ये तो कंजर्वेटिव है, रिएक्शनरी है, धर्म की बात करोगे इसी तरह के पछड़ों में फंसोगे तुम, तो इसलिए सेकुलर हो जाओ। सेकुलर हो जाओ का मतलब एथिस्ट हो जाओ, धर्म से ऊपर उठ जाओ, इस तरह की बकवास को छोड़ दो, धर्म का मतलब सुपरस्टिशन इत्यादि। ये हमारे देश का स्टैंडर्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव उत्तर रहा है अब तक। मोटे तौर पे हमारे देश के तमाम प्रोग्रेसिव लोग आपको बताते रहे हैं कि आप सच्चे सेकुलर इसी दिन बनेंगे जिस दिन ये लाल नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। तब सच्चे अभी तक पूरे सेकुलर हो नहीं पाए, क्योंकि दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ये इनकी दिक्कत है। दूसरा उत्तर ये हो सकता है, ये उत्तर बार बार दिया गया है और मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत उत्तर है। ये उत्तर हमें वहाँ पे लेके आया है जहाँ हम आज खड़े हैं। एक अलग उत्तर की ज़रूरत है, वो ये है जो धर्म पे दोबारा अपना कब्जा करे। धर्म का मतलब धार्मिक संस्थाओं पे नहीं। धर्म जो शब्द है, ये धर्म शब्द और जितने रिलीजन्स भी हैं, जो रिलीजन धर्म नहीं है लेकिन जितने रिलीजन भी हैं, ये बहुत एक गहरी विरासत की तरफ इशारा करते हैं। उस विरासत की तरफ से जब हम जिस दिन पीठ मोड़ लेंगे, इस समाज में हमारा कुछ नहीं बचेगा। और हमने सबसे बड़ी भूल यही की है। धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, इन सब शब्दों से हमने पीठ मोड़ दी। हमने थाली में रख के ये शब्द सजा के बीजेपी के हाथ में पकड़ा दिए, तुम्हारे हैं तुम ले जाओ। और अब हम कह रहे हैं हाय मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। अगर आप ये दे दोगे 3, तो उसके बाद आप क्या करोगे किसी देश में? ये हो रहा है। आपने कहा कि काउंटर हेजमनी कैसे बनाई जाए। काउंटर हेजमनी बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम धर्म की तरफ पीठ नहीं मोड़ सकते। मेरे मित्र DR नागराज कहा करते थे, हमें एक प्रति संस्कृति बनानी है, प्रतिष्ठान बनाने हैं। ये सेकुलर लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे मठ हों जो कि समता के मठ हों? ऐसा क्यों होता है कि हमारे बीच जब भी सेकुलर प्रोग्रेसिव लोगों की कोई बातचीत होती है, उसमें कोई भगवा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति दिखाई नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? भगवा कपड़ा कब से इन घटिया हरकतों का प्रतीक बन गया है जो कि आज उसके नाम पे की जा रही है। एक ज़माने में स्वामी अग्निवेश दिखाई दिया करते थे मुझे अपने बीच, आजकल तो वो भी दिखाई नहीं, अब तो वो रहे नहीं है ना। हमने इन तमाम प्रतीकों को छोड़ दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था, प्रोफेसर कविराज की एक बात मैं बार बार कोट करता हूँ, इसलिए कि हो सकता है आप में से किसी एक के जहन में उतर आए ये बात। शब्दों से लड़िए, अल्फ़ाबेट से मत लड़िए। हम अल्फ़ाबेट से लड़ते रहे पिछले 100 साल से। इस देश के सेकुलर लोग, सेकुलर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट अल्फ़ाबेट से झगड़ा करते रहे। अम्बेडकराइट्स भी करते हैं यही काम। अल्फ़ाबेट से आप झगड़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट से मत झगड़िए। उन्हीं अल्फ़ाबेट से नए शब्द बनाइए, क्रांतिकारी शब्द बनाइए, बदलाव कीजिए। तो हमें प्रति संस्कृति के प्रतीक बनाने हैं। क्या वो बनाते हुए हम RSS की भाषा का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? ये सुनील का सवाल है। नहीं होंगे सुनील, अगर हम इसमें गहराई से जाके करें तो। अगर हम सतही तौर पे करेंगे तो ये आज की तारीख में पिच उनका है, इस पे आप खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी गहराई से पड़ताल करें तो आज से 100 साल पहले भी ये पिच उनका नहीं था। राष्ट्र जो है, इस पे बीजेपी RSS वालों का मतलब क्या है इस शब्द से? जिन लोगों ने अपना एक कतरा खून का नहीं बहाया, वो आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे हैं। लानत तो हम लोगों पे होनी चाहिए कि हमने कर दिया है ये। इसमें दोनों से, इस बात से न तो लेफ्टिस्ट लोग सहमत हैं, ना अम्बेडकराइट सहमत हैं, और मैं दोनों से असहमत हूँ।
मैं अम्बेडकराइट से पूछना चाहता हूँ, बाबा साहेब जीवन के अंत में कह सकते थे सब धर्मों को लात मार सकते थे, उसकी बजाय उन्होंने बुद्धिज्म क्यों अडॉप्ट किया? क्या कुछ स्पिरिचुअल होगा उसमें? स्पिरिचुअल की आपने बात कही, बाबा साहेब की एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। बाबा साहेब ब्रह्मिज्म के बारे में कुछ कहते हैं, ब्रह्मवाद, ये ब्राह्मणवाद नहीं, ब्रह्म की जो अवधारणा है, और बाबा साहेब कहते हैं कि जो ब्रह्म की अवधारणा है इससे बड़ा डेमोक्रेटिक कोई विचार हो ही नहीं सकता दुनिया में। अम्बेडकराइट इस बात को छुपाते क्यों हैं? इस बात से डील क्यों नहीं करते हैं? मैं समझता हूँ गहराई से इन चीज़ों पे विचार होना चाहिए, और ये डर जरूर लगेगा। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, संस्कृति के प्रति एक आत्मसम्मान बिल्कुल होना चाहिए। क्या इसका मतलब है हमारी संस्कृति में सब कुछ अच्छा है? बिल्कुल नहीं। दुनिया की हर संस्कृति में, हर कल्चर में कूड़ा होता है, खूब जम के कूड़ा होता है। उस कूड़े को आप कूड़ेदान में डालिए, पानी को फिल्टर कीजिए, नदी का पानी पीजिए। कोई ये नहीं कहता इस नदी में मैंने एक दिन लाश को बहते हुए देखा था इसलिए जीवन भर अब मैं इसका पानी नहीं पीऊँगा। आप कहेंगे ना फिल्टर कर लिया करो भाई। हर कल्चर यही करती है, और इस देश का आज़ादी का जो आंदोलन था वो फिल्टर था। उसने इस देश के 3000 साल के पानी को फिल्टर से निकाला, कुछ चीज़ों को कूड़ेदान में डाला जिसमें जाति व्यवस्था एक थी, महिलाओं के प्रति व्यवहार इस देश का था, उनको कूड़ेदान में डाला, बाकी चीज़ों को लिया। ये हमें करने की ज़रूरत है। वर्षा का सवाल था कि ये जो जन आंदोलनों ने किया, मैं दरअसल जन आंदोलन शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता वहाँ पे क्योंकि जन आंदोलन बहुत एक आधुनिक अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। मैं आंदोलन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बुद्धिज्म क्या है? आंदोलन है। जैनिज्म आंदोलन है। भक्ति आंदोलन तो हम आंदोलन ही बोलते हैं उसको। तो ये सूफी लोग क्या हैं? आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, वो जन आंदोलन पहले एक बना है, उससे पहले जन आंदोलन एक बहुत ही मॉडर्न फॉर्म को डिपिक्ट कर रहे हैं। मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट यहाँ यही है कि अगर आपको भारत के स्वधर्म को देखना है, आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। वो स्वधर्म आपको आंदोलन के दौरान मिलेगा। आंदोलन इस देश के स्वधर्म की अभिव्यक्ति करते हैं, और इसीलिए बीजेपी आंदोलनों से इतना घबराती है, क्योंकि वो उस चर्निंग में, वो जो चर्निंग के मोमेंट हैं वो हमारे रियल मोमेंट है, हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन के। हमारे सिविलाइजेशन का जो ट्रू उसका एसेंस है वो इस चर्निंग के मोमेंट्स में ही है ना। इसलिए किसी शास्त्र से मैं उसको नहीं बांधता, किसी मनुस्मृति से नहीं बांधता। आरएसएस उस धर्म की व्याख्या को मनुस्मृति में ले जाना चाहती है, मैं उसको जो स्थापित चीज़ों के खिलाफ आंदोलन जब हो रहे हैं मैं उसमें ले जाना चाहता हूँ। क्या इसका जो अभी धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, जो उससे आपके थीसिस का टॉपिक रहा होगा ज़रूर, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम प्रोग्रेसिव लोगों ने और अंग्रेज़ी बोलने वाले सोशल साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दिया है। जैसे कांवड़ होती है, तो कांवड़ में क्या कुछ बदतमीजी होती है हम सब लिख देते हैं, उसके बारे में अखबार में भी छप जाता है, गुंडाई भी करते हैं, कांवड़ के नाम पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या ये केवल गुंडाई है? इसमें कुछ और हो रहा है। जी, नरेश गोस्वामी बहुत सुंदर किताब लिखी है उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने केवल उस दृष्टि से नहीं लिखी जहां आप कह सकते थे कि ये देखो कांवड़ के नाम पर गुंडागर्दी हो रही। बिल्कुल ये सब हो रहा है। किस धर्म में नहीं हो रहा? सब धर्मों का पतन हो रहा है इस देश में, और सब धर्म गुरुओं का पतन हो रहा है। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इतने सेकुलर बन गए हैं कि हम इस चीज़ के बारे में मुंह खोल नहीं सकते। सब हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है, सिखों का हो रहा है, क्रिश्चियंस के, इन सबके धर्म गुरुओं का नैतिक पतन हो रहा है इस देश में, और कोई बोलने वाला नहीं बचा, कोई बोल नहीं सकता इस सवाल पे। तो इस पे बोलना जाना चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा जो हो रही है और अचानक उसका पॉपुलर होना, कहीं एक अंदर की खोज है, एक ऐसे समाज में जहाँ इतना खोखलापन बन रहा है, उस समाज में अपने मीनिंग की तलाश कर रहे हैं लोग, उससे हमें जुड़ना होगा, है ना। वो जो डीजे बज रहा होता है और उसके पीछे रात 2 बजे औरतें भी जा रही हैं, वो सब कोफ तो मुझे होती है देख के, क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर लिया करो। लेकिन ये सोशल साइंस नहीं है। एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में हमें देखना होगा वो औरत रात 2 बजे क्यों जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, अंत में उसे क्या मिल रहा है, कुछ ग्रहण कर रही है वो। तो इस
इस गहराई से हमें धर्म को समझना चाहिए, उस तरह से नहीं जैसे आमतौर पे समझा गया है। उर्वी का सवाल जो नॉन हेजेमोनिक हम कैसे करें और एक अलग भाषा हम कैसे बनाएं, वेस्ट की भाषा से हम कैसे, इन कैटेगरीज से हम कैसे मुक्त हों, किरण का जो सवाल है। मेरा ये सवाल भी था कि कैटेगरीज से मुक्त अगर हो भी जाएंगे देन एक जो सिस्टमिक साइलेंसिंग रही है कुछ तबकों की, तो उनका कैसे हम करें? एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, मैं समझा आपकी बात को, क्योंकि वेस्ट से हम मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वेस्ट हमारा हिस्सा है। इस वक्त हम बैठे हैं, ये क्या है, ये एक सेमिनार हॉल में बैठ के प्रवचन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, सीधे वेस्ट, और ये जो पोडियम पे खड़ा होना है सीधा चर्च से आता है। तो इतना वेस्ट का इतना कुछ हमारा हिस्सा बन चुका है, जो केवल दुखी होने की बात नहीं है। हमारे देश का संस्कार, जब मैं कहता हूँ हमारा ये जो है हमारा स्वधर्म प्रवाहमान है, तो उसने जिस जिस से मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, जो गाने में है ना, ये हमारा, ये प्रवाह हमारा है। तो वेस्ट भी हमारा उसका हिस्सा है। और वेस्टर्न सोशल साइंस जो है उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, उसको पढ़ के समझ के उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारे पे डबल बर्डन है। जो कोलंबिया हार्वर्ड में पढ़ते हैं उनको केवल अपना देश समझना है, अपनी सोशल साइंस समझनी है, उसके हिसाब से अपने देश को समझ लेना है। हमें अपने देश को भी समझना है, हमें उनकी सोशल साइंस भी समझनी है। तो हमें दोहरा काम करना है, क्योंकि आप इंडियन पार्लियामेंट को कैसे समझोगे जब तक आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को समझ नहीं सकते। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट में जो होता है उसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी से बहुत कम रिश्ता है। और नहीं, वैसी बात नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं अरे यहाँ हमारे तो सिर्फ थिएटर होता है, बट थिएटर इज सच ए सीरियस फंक्शन। ये कह देना पार्लियामेंट में केवल नाटक होता है, कभी आप हबीब तनवीर के नाटक में जाके कहते हैं यहाँ केवल नाटक हुआ, आप नाटक समझते हैं ना? तो इंडियन पार्लियामेंट में जो नाटक होता है उसको नाटक की तरह समझिए, गंभीरता से। नाटक, स्टडिंग थिएटर इज़ ए वेरी सीरियस एक्टिविटी, है ना? तो मगर अगर आप ये समझेंगे कि जो ब्रिटेन में होता है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। हम गलत सवाल पूछते हैं। अगर हम सवाल, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना, वेस्टर्न सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। इट्स नेसेसरी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। हमारा जो सेकंड बर्डन है वो ये है, बर्डन या रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए हमारी सोशल साइंस अच्छी जब होगी वो वेस्ट की सोशल साइंस से बहुत सुपीरियर होगी, क्योंकि उनका दुनिया के एक छोटे से टुकड़े को देख के बनाई हुई सोशल साइंस है। ये जो हम इतनी बड़ी किताब पढ़ते हैं रॉबर्ट डाल की डेमोक्रेटिक थ्योरी, वो किताब किसके बारे में लिखी गई है, याद है किसी को? जी, यूएस में किसके बारे में लिखी गई है? न्यू हेवन। जी, न्यू हेवन कितना छोटा शहर है, वो आपके द्वारका जो है ना उससे छोटा होगा शहर। ये जो द्वारका हमारा कॉलोनी है, उस न्यू हेवन नामक छोटे से शहर पे एक बहुत सुंदर किताब लिखी गई, गहरी किताब लिखी गई, और उसके बेसिस पे हम दुनिया भर की डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं ना टेल वैगिंग द डॉग, है ना? कुत्ता पूंछ हिलाए तो ठीक है, पूंछ कुत्ते को हिलाए तो अजीब चीज़ होती है ना। तो ये हमारे हर वक्त होता रहता है। तो बिल्कुल रॉबर्ट डाल की किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन ये सोचना कि रॉबर्ट डाल की किताब मेरे को बिहार के बारे में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग देगी, ये मानने का कोई कारण नहीं है। जितना बिहार को समझने से न्यू हेवन पढ़ने में, समझने में जितनी मदद मिलेगी, उतनी मदद आपको न्यू हेवन्स पढ़ने के बाद बिहार समझने में मिलेगी, है ना? ऐसा क्यों नहीं हम मानते? या हम ये कहें कि नहीं, वहाँ जो होता है वो प्योर ओरिजिनल मॉडल होता है, हम सब केवल उसकी जीरोक्स कॉपीज़ हैं। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हमारी सारी सोशल साइंस इसी नियम पे चलती है कि हम जीरोक्स कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल वहाँ है। इसको जब हम छोड़ देंगे तो इसलिए हमारी सोशल साइंस डेफिनेटली सुपीरियर होगी, क्योंकि वो हमारी सोशल साइंस इनहेरेंटली कंपैरेटिव रहेगी, जो उन्होंने नहीं की थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी। हालांकि वहाँ भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई। अमेरिकन डेमोक्रेसी पे सबसे अच्छी किताब एक फ्रेंच व्यक्ति ने लिखी थी, जिसने अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने जाके वहाँ किताब लिखी थी। तो हमारी सोशल साइंस वो होगी। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वेस्टर्न सोशल साइंस ना पढ़ें या इसको एकदम बाईपास कर दें, नहीं। Sir, if I
I can rephrase because हाँ? at that time I said it we transcend. बिल्कुल। अगर हम उसको यूज भी करें उसे ट्रांसेंड करने की बिल्कुल। कोशिश करें, that's what I हाँ, meant. ट्रांसेंडेंस इज ए वेरी गुड मेटाफर। That's what I हाँ, used in उसको the पढ़ के और उसमें क्योंकि और उसमें सब दिख और ऐसा कोई बनी बनाई हमारे पास रेडीमेड ऑथेंटिक इंडियन भाषा नहीं है जो कि आपको इंडियन समाज पढ़ने में एकदम बना देगी। मणिंद्र वगैरह कोशिश कर रहे हैं वो भाषा बनाने की, लेकिन वो बनानी पड़ेगी, बनी बनाई नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी जैसा वेस्टर्न सोशल साइंस बनाई गई। 100-200-300 साल की मेहनत से एक नई भाषा बनाई गई, हमें भी एक नई भाषा बनानी होगी, क्योंकि अगर पुरानी भाषा को इस्तेमाल करेंगे तो हम आरएसएस के ट्रैप में फंसेंगे। फिर वो वही होगी कि महिलाओं का स्थान यहाँ पे है और वो जो पुरुष सूक्त है, कौन पाँव से पैदा हुआ कौन सर से पैदा हुआ, इस तरह की बकवास चीज़ों में हम फंसेंगे, है ना। तो हमें बनानी होगी, लेकिन ये मैं कई बार खींच से कह देता हूँ कि यार अब ग्रामशी बंद कर दो। सिर्फ खींच से कहता हूँ, इसलिए नहीं कि ग्रामशी के प्रति कोई सम्मान की कमी है, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ यार वो ग्रामशी जो किया वो कर लो ना। वेस्टर्न सोशल थ्योरी ने जो किया अपने समाज के साथ, हम वो अपने समाज के साथ करें। वेस्टर्न सोशल थ्योरी से सबसे गहरी सीख ये होगी, बजाय कि उनके शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये मैं कह रहा था। शुक्रिया योगेन भाई। मैं जानबूझ के केवल हिंदी में नहीं बोलता और उसका बड़ा साधारण कारण है। आपने देखा होगा कई बार मैं आमतौर पे लेक्चर में पहले पूछ लेता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हिंदी बिल्कुल नहीं समझता? और अगर एक भी व्यक्ति वहाँ है तो फिर मेरा धर्म बनता है कि मैं केवल हिंदी ना बोलूँ। कई लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं समझते, उनके बारे में आज इस गोष्ठी में मैं पूरा 100% हिंदी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हिंदी के किताब पर हिंदी में आयोजित परिचर्चा है। और जो व्यक्ति हिंदी नहीं समझता वो इस परिचर्चा में आएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। जैसे किसी फ़ारसी में लिखी हुई किताब की चर्चा में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता उस किताब को, है ना। आज की बात अलग है, लेकिन जहाँ भी एक भी व्यक्ति है जो कि मेरी भाषा नहीं समझता, तो फिर मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उससे संवाद करूं। और ये इसलिए हो जाता है कि हिंदी वालों के हिंदी एक तरह से बेचारी है, दूसरी तरफ से हिंदी आक्रामक है। हिंदी वालों का ये दम्भ भी रहता है ना, हम तो राष्ट्रभाषा हैं, तुम्हें क्यों नहीं आती। ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि राष्ट्रभाषा नामक कोई चीज़ इस देश में नहीं है। और ये जो हिंदी वालों की ज़ोर ज़बरदस्ती है, तो हिंदी बिल्कुल मतलब एक वो जो मैं कई बार कहा करता हूँ, हिंदी सास की तरह व्यवहार करती है बाकी भाषाओं से, और दूसरी तरफ दासी भी है, अंग्रेजी की दासी है, बाकियों की सास है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कभी ना करूँ कि भाई मेरी हिंदी तुमसे बेहतर, तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम मेरी बात समझो ना। तो इसलिए करना पड़ता है। हैदराबाद में केवल हिंदी में बोलना गलत है। हाँ, मुझे अगर दक्षिणी अच्छी आती तो शायद मैं केवल दक्षिणी में बोल सकता था, है ना। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो किताब मेरी उम्मीद है कि मोटिवेशनल नहीं होगी, अगर किसी को मोटिवेशन मिल जाए तो मतलब गलती से होगा ऐसा। किताब विचार के बारे में है। आप कह रहे हैं कि विचार तो हमारे पास हैं, बस उसे क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। मेरी असहमति है, मुझे लगता है कि विचार नहीं है हमारे पास। और ख़ास तौर पे इस देश में आज जो इस देश की बुनियाद की रक्षा करने की जिम्मेवारी जिन लोगों पे आई है, मुझे वाकई लगता है उनके पास विचार नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि चूंकि उनके पास विचार नहीं है, इसलिए जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो बैठे हैं, है ना। तो ये एक लंबी बहस का सवाल हो जाएगा, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि या यूँ समझ लीजिए कम से कम हम वो काम कर लें जो हम कर सकते हैं। विचार तो हम बना सकते हैं ना, उतना काम तो हम कर लें। बाकी उन विचारों को लेके करना क्या है उसमें भी मैं लिखता रहता हूँ। आप आइए, स्वागत है। जो काउंटर डिस्कोर्स का सवाल था कि बीजेपी वाले आजकल इन शब्दों को सिविलाइजेशन और ये सब का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। ये ठीक है। देखिए, बीजेपी की ट्रेजेडी ये रही है कि बीजेपी के साथ इस देश के किसी भी फर्स्ट रंग इंटेलेक्चुअल ने कभी भी उनके साथ संबंध नहीं रखा। और एक बीजेपी की ट्रेजेडी है, दूसरा दुनिया भर में किसी भी इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ कभी कोई बहुत
संवेदनशील आर्टिस्ट नहीं जुड़ता है, कभी कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं जुड़ता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ काम करवाया जा सकता है। तो बीजेपी ने ऐसे कुछ कवियों को भी खरीद लिया है और अब धीरे धीरे कुछ सोशल साइंटिस्ट को भी खरीदना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी डीकोलोनाइजेशन की भाषा सीख ली है, इतनी भी क्या मुश्किल है, अंग्रेजी बोलनी है ना, वो भी बोल लेंगे थोड़ा। अब उनके अंग्रेजी बोलने वाले कम थे, उनके पास अब आ जाएंगे। पैसे से जब सब कुछ खरीदा जा सकता है, अंग्रेजी भी खरीदी जा सकती है। और जब वो आ जाएंगे तब आपके पास वाकई कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मुझ जैसे लोग आपको वक्त से अलर्ट कर रहे हैं कि ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन की बात है, उस पर भी दो प्रतिक्रिया हो सकती है। एक तो ये कि नहीं, डीकोलोनाइजेशन की बात ही बेकार है, छोड़ो, ये तो एकदम प्रतिगामी बात है, जैसी मीरानंदा कहती हैं, डीकोलोनाइजेशन की बातें कर करके आप बीजेपी को यहाँ लेके आए हो, है ना। मेरी राय उससे एग्जैक्टली उल्टी है कि आप उन विचारों को नज़रअंदाज करने की वजह से यहाँ पहुँचे हो, और अगर आप और नज़रअंदाज करोगे तो आप कहीं के नहीं बचोगे। अभी तो आपके पास कुछ बची खुची पिछले 30-40 साल की विरासत के चलते कुछ बचा हुआ है, सब साफ हो जाएगा अगर आप इन विचारों से डील नहीं करेंगे। डीकोलोनाइजेशन का सवाल है, सिविलाइजेशन स्टेट कोई बीजेपी का शब्द नहीं है। पहली बार मैंने शब्द रविंद्र कुमार से सुना था, तीन मूर्ति के जो लिबरल प्रोग्रेसिव डायरेक्टर थे वो थे। और भारत देश यूरोप के देश जैसा देश नहीं है, ये तो एक बुनियादी मान्यता होनी चाहिए ना। हम फ्रांस नहीं हैं, हम इंग्लैंड जैसा छोटा द्वीप नहीं है ना। तो अगर हम ये सब शब्द भी, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड जैसे शब्द भी अगर हम आरएसएस को दे देंगे तो फिर भगवान ही मालिक है हमारा, है ना। इन चीज़ों से तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, इसका तो कुछ सीरियस जवाब होना पड़ेगा। और ये डीकोलोनाइजेशन का जो सवाल है, मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल है और सिंपल सवाल है। मैं अपने तमाम लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव दोस्तों से सिंपल चीज़ पूछना चाहता हूँ, दोस्त, तुम मानते हो कि अंग्रेज़ों ने आके इस देश में एक कॉलोनियलिज्म किया, अंग्रेज़ों ने इस देश का आर्थिक शोषण किया, तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। अंग्रेज़ों ने आके, यूरोप की ताकतों ने आके इस देश में राजनीतिक साम्राज्य कायम किया, तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि था और गलत था, शोषण हुआ। क्या इस देश का कल्चरल कॉलोनियलिज्म भी हुआ? क्या इस देश का इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म हुआ? इस सवाल पे सोचो तो जवाब तो दो मुझे। 100 साल से तुम इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हो, अब तो जवाब दो, ये तो पूछना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई और बहुत सारे आइडियाज़ क्षण के सामने आए। एक आइडिया जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये है, जो पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिक्स दोनों के केंद्र में है, और वो ये है कि राजनीतिक अवधारणाओं की जो शब्दावली है उसमें कॉन्टेस्ट होता भी है और होते रहना भी चाहिए। वो डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है और काउंटर हेजेमनी के लिए, दोनों ही सवाल यहाँ उठाए गए। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव के इर्द गिर्द नहीं है, वो भाषाओं और शब्दावली के में भी डेमोक्रेसी होगी, कॉन्टेस्ट होगा, वो पॉलिटिक्स की एक ज़रूरत भी है। और हेजेमनी के जो कॉन्सेप्ट है ग्रामशी का, उसकी काफ़ी चर्चा हुई, काउंटर हेजेमनी की, उसके भी केंद्र में है कैसे अवधारणाओं के ऊपर कॉन्टेस्ट भी हो और उनको जीता भी जाए, कब्जा किया जाए, ऐसे एक चौकी है। तो इसलिए योगेंद्र जी की एक बड़ी अचीवमेंट है इस किताब में, जो कुछ अवधारणाएं जैसे जो राइट विंग डिस्कोर्स के केंद्र में हैं, धर्म खास तौर पे और संस्कृति, दोनों को और सभ्यता, इन तीनों को वो इस किताब के केंद्र में लाके और कंटेस्ट करते हैं और एक चुनौती भी पेश करते हैं कि उसको, इस कंटेस्ट को कैसे जारी रखा जाए। इसी के साथ मैं आप सबका और सभी वक्ताओं का, मोंटी, सत्यम, हिलाल, मनींद्र और योगेंद्र जी, सबका धन्यवाद देता हूं और इस सभा की समाप्ति करते हैं।